नमस्कार छात्रों, मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास के इस नए लेक्चर में। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये अपना नववर्ष तो नहीं, अपना नववर्ष आता है चैत्र मास में, लेकिन फिर भी चूंकि आज के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के परिवर्तन का दिवस होता है, इस वजह से हम इसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं। फिलहाल जब भी आप अपनी नई शुरुआत करें, जब भी आप अपने जीवन में नई क्रांति लाने की कोशिश करें, जिस दिन को भी आप अपने जीवन की नई शुरुआत के साथ प्रारंभ करते हैं, वो आपके लिए नया दिन ही होता है। फिर वो आप किसी भी दिन को नया साल मान सकते हैं, अपने लिए नए साल का प्रारंभ मान सकते हैं। फिलहाल के लिए आज है 2 जनवरी, कल था 1 जनवरी। कल मैं उपस्थित नहीं था व्यस्तता के कारण। इस वजह से मैं आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नव वर्ष की, और साथ ही मैं आपके लिए ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस वर्ष आपकी आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें अच्छे नंबर्स प्राप्त करें। उसके अलावा जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है वो हमेशा प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे और खुश रहे, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार ही है हमारी प्रसन्नता। हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा किसी भी कार्य को करने में उतना ही ज्यादा मन लगता है जितने हम प्रसन्न होते हैं। तो हमारी किसी भी कार्य करने की, किसी भी वर्क को करने की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है जितने ज्यादा हम खुश रहते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा खुश रहना। खुश रहने के साथ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है शरीर में, और वही ऊर्जा का प्रवाह हमारी इफिशियंसी को बढ़ा देता है किसी भी काम के करने को। इसलिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इस नव वर्ष में अपने नए जीवन के साथ, मतलब नया जीवन कह रहा हूं मैं, अपने जीवन में नई तरक्की के साथ आगे बढ़े। अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो आप अपने सेमेस्टर्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, अपने परसेंटेज को इंक्रीज करें, साथ ही अपने लिए भविष्य के बारे में सोचते हुए नई चीजों के बारे में सोचें कि आपको भविष्य में क्या करना है, किस तरह से करना है, और जितने ज्यादा लोगों तक हो सके हमारे चैनल को पहुंचाएं। इससे ये होगा कि हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो हम इस चीज की आपको पूरी तरीके से गारंटी देते हैं कि आप बढ़ेंगे, और अगर आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो ये जो हमारी संस्कृति है ये पूरे विश्व को बढ़ाएगी, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलते हैं। बहुत हो गई लेक्चरबाजी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? आप सभी ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा अपनी मैकेनिक्स की क्लास में, अपनी फिजिक्स की क्लास में। फिजिक्स आपने जो भी 10th 11th में जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को समझाते वक्त अध्यापकों ने आपको कुछ एक प्रैक्टिकल्स भी कराए होंगे, कुछ एक तरीके से बताए होंगे। वो उन्होंने बताया होगा, मान लो कि एक कोई सा भी पेन या फिर कुछ उदाहरण लेके उन्होंने बता दिया होगा कि आप एक पेन लो और उस पेन को ऐसी जगह पे आप रखो अपनी उंगली से जहां से बैलेंस बन जाए कुछ इस तरीके से। तो ये बैलेंस बन गया, ये गिर नहीं रहा है किसी एक केंद्र पे इस तरह से उंगली पे रखने पे। तो ये जो केंद्र है जहां पे बॉडी का पूरा मास, पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, जहां से उसका रिजल्टेंट, द्रव्यमान का जो रिजल्टेंट है वो पास कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते थे हम सेंटर ऑफ मास। तो गुरुत्व केंद्र क्या है? अगर सेंटर ऑफ मास था जहां से बॉडी का पूरा मास, आपका मास का रिजल्टेंट पास कर रहा था, जहां पे उंगली रखने के पश्चात उंगली बैलेंस कंडीशन में बन जा रही थी, अपनी साम्यावस्था स्थिति में बनी रह रही थी, तो उसे कहते थे हम सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। बात उसके बाद आती है गुरुत्व केंद्र। अब देखिए, हमने सब किसी ने पढ़ा है कि जो द्रव्यमान और भार में जो संबंध होता है वो होता है W बराबर mg का। आप सभी ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है W बराबर mg।
हमने जब कभी भी पढ़ा द्रव्यमान के बारे में कि किसी भी बॉडी में अगर मास जो है डिवाइडेड है, अब वो बॉडी आपकी किसी भी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर हो, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल हो, जरूरी नहीं है कोन शेप्ड हो, किसी भी शेप में आपकी कोई भी बॉडी हो, उसके द्रव्यमान, जितने भी द्रव्यमान विभाजित हैं पूरी बॉडी में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबका मास जो डिवाइडेड है पूरी बॉडी में, अलग अलग हिस्से पे अलग अलग द्रव्यमान है, उनका एक रिजल्टेंट, उनका जो एक केंद्र, जहां का द्रव्यमान केंद्र, जिस केंद्र से आपका रिजल्टेंट पास कर रहा है, उसको बोलते थे हम क्या? सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब उसी तरीके से आता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या कहता है कि किसी भी साम्यावस्था गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, यानी जहां पे गुरुत्वाकर्षण हर जगह पे सेम हो, ऐसी जगह पे जहां पे आपका गुरुत्व क्षेत्र जो है सेम हो, ऐसा नहीं कि यहां पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और कार्य कर रहा है, किसी और जगह पे गए कुछ और कार्य कर रहा है, जहां पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र सेम हो, और उस गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जब बॉडी का वेट, गुरुत्व भार का मतलब क्या है? ये जब बॉडी का वेट का रिजल्टेंट किसी एक पॉइंट से पास करे, और जिस पॉइंट से पास करेगा उसको बोलेंगे गुरुत्व केंद्र। क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र। तो एक में हम बात कर रहे थे द्रव्यमान की, और एक में बात कर रहे हैं हम वेट की, भार की। यानी अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का द्रव्यमान का रिजल्टेंट, यानी द्रव्यमान का ऐसा केंद्र जहां पे रखने के बाद साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी जहां से द्रव्यमान हर जगह में समान रूप से विभाजित है, समझ रहे हैं, उसको बोलते थे द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। लेकिन वही बिंदु जहां से भार हर दिशा में समान रूप से विभाजित है, उसको बोलते हैं हम गुरुत्व केंद्र। क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उदाहरण के तौर पे हमने आपको इसका उदाहरण तो दे दिया, एक तो ये बेसिक सा उदाहरण हो गया। उदाहरण के लिए आप इस मोबाइल को भी समझ सकते हो। अब ये मोबाइल है, सामान्य रूप से मोबाइल को अगर हमने अब मान लो यहां से पकड़ेंगे तो ये गिर जाएगा, गिरा नहीं सकता ना, महंगा फोन है, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, गिरा नहीं सकता। मोबाइल का उदाहरण देना गलत है, आप सब तो सोच ही रहे होगे। अभी मान लो ये पेन का ही उदाहरण देता हूँ भाई, पेन ही समझ लो, या कुछ भी ऐसा, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पेन ही समझ लो, ये गिर गया। तो अब इसको एक तरीके से आप और समझ सकते हो कि अब अगर आप एक बार में नहीं मिल रहा गुरुत्व केंद्र, इसका सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं मिल रहा, आप इसको इस तरीके से शिफ्ट करते चले जाओ, शिफ्ट करते चले जाओ, शिफ्ट करते चले जाओ, शिफ्ट करते चले जाओ, कोई तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये बैलेंस मेंटेन कर लेगा। ये तो ये कहलाता था सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। लेकिन अगर वही बॉडी का जो भार है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर दिशा में समान हो, हर डायरेक्शन में उसका जो भार है वो समान हो, तो वो कहलाता है आपका गुरुत्व केंद्र। बहुत ज्यादा लेक्चरबाजी होगी। अब इस चीज को ऐसे समझो कि मान लो कि ये आपका बॉडी है, ये कोई ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है ना, ये ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है। अब इस बॉडी में मान लो कि अब है क्या कि अब ये डायमेंशन अलग डायमेंशन है, ये अलग डायमेंशन है, ये इसका डायमेंशन ए है, इसका डायमेंशन बी है, इसका डायमेंशन सी है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, कोई इस शेप की कोई बॉडी है। या फिर मान लो कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लो, ये 3 डायमेंशन हो गया आपका, इस तरह की कोई बॉडी है आपकी। अब इस बॉडी का वेट होगा, कुछ भार होगा। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि इस बॉडी को अगर हम यहां से पकड़ेंगे, किसी एक हिस्से से पकड़ें, कहीं से भी पकड़ें, तो जरूरी तो नहीं है कि ये बैलेंस मेंटेन कर पाए।
अगर अब ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही है, इस साम्यावस्था स्थिति में नहीं रह पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि जिस बिंदु पे मैंने इसे रखा है वो इसका गुरुत्व केंद्र नहीं है। अब गुरुत्व केंद्र की बात यह कह रहा हूं क्योंकि सामान्य रूप से हम एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहते हैं। अब भैया हम द्रव्यमान की बात नहीं करते, द्रव्यमान की बात नहीं करते, हम बात करते हैं किसकी? गुरुत्व केंद्र की। हम बात करते हैं भार की, हम बात करते हैं भार की, क्योंकि हमारा भार है। अब अगर हम कहते हैं सामान्य रूप से हम बात करते हैं कि हम कितने केजी के हैं, तो ये हमारा मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम जितने भारी हैं उतने भारी होते हुए हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, केंद्र पे कितना बल, किसी बिंदु पे कितना बल लगा रहे हैं, हमारा भार क्या है? वेट। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? W बराबर mg। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जी की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होती है। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन बोल देते हैं। किलोग्राम न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेट को, है ना। तो उसी तरीके से किसी भी बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र है वो वह केंद्र है जो बॉडी के हर डायरेक्शन में, चाहे वो ये आपकी लंबाई वाला ये वाला डायमेंशन हो, इसका ये वाला डायमेंशन हो और ये वाला डायमेंशन हो, सबका जो वेट है, सबका जो गुरुत्व, सबकी जो सेंटर ऑफ सबकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो एक जगह पे सेंट्रॉइड, मतलब ऐसे पॉइंट पे जहां से आपका गुरुत्व केंद्र हर दिशा में समान रूप से विभाजित है। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, इस तीनों डायमेंशन का। उदाहरण के लिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये चित्र देखिए, यही चित्र है, वही तो है, वही चित्र है। अब इस तरीके से देखिए कि ये आपका कोई बॉडी है, ट्रायंगुलर बॉडी है। अब इसका जो वेट है एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड है। अब ये पॉइंट है ना, इस तरीके से ये लाइंस हैं। ये जो पॉइंट है जहां पे इसका वेट हर जगह पे आपका क्या है, इसका जहां पे वेट हर जगह पे आपका हर मतलब बॉडी का जो वेट है इस जगह पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसी जगह पे बॉडी का पूरा वेट काम कर रहा है, वजन कार्य कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र। अगर हम इसकी परिभाषा समझना चाहें तो गूगल महोदय अगर इसकी परिभाषा देखने, तो देखो भाई मैंने परिभाषा आपको बता दी, शॉर्ट टर्म में हमने आपकी इसकी परिभाषा ही बता दी है मैंने आपको। क्या कि जहां पे ऐसा केंद्र जहां पे समान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहते हुए बॉडी का जो वेट है, जो भार है, वो आपका समान हो, उसे बोलेंगे गुरुत्व केंद्र। ठीक है, जहां से बराबर बटा हुआ हो बॉडी का जो भार है, मतलब किसी भी पिंड का भार जिस बिंदु से हर दिशा में, बॉडी की हर दिशा में, पिंड की हर दिशा में समान रूप से वितरित हो, उस केंद्र को क्या बोलेंगे हम? गुरुत्व केंद्र। देखिए होता क्या है, हम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं गुरुत्व केंद्र को और सेंटर ऑफ मास को, द्रव्यमान केंद्र को इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है क्योंकि देखिए ये है बेसिक। जब आप गुरुत्व केंद्र और सेंटर ऑफ मास नहीं समझते हैं तो आपको बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको कंफ्यूजन होता है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे होते हैं, तो आपको गुरुत्व केंद्र नहीं पता है तो आप सेंट्रॉइड नहीं निकाल पाएंगे, संकेंद्रता। और जब आप सेंट्रॉइड नहीं निकाल पाते हैं तो उसकी वजह से आप जड़त्व आघूर्ण भी नहीं निकाल पाते। इसलिए पहले तो ये डाउट क्लियर होना जरूरी है कि है क्या गुरुत्व केंद्र भाई। अब गुरुत्व केंद्र हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने सुना बहुत है गुरुत्व केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, लेकिन एक्चुअल में अगर हमसे आपसे, अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे, अगर हम आपसे अचानक से कभी किसी से मुलाकात हो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या है गुरुत्व केंद्र, तो एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट, एज अ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं गुरुत्व केंद्र को,
तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको समझेंगे मूर्ख, ये कहेंगे कि ये पॉलिटेक्निक कर रहे हैं इंजीनियरिंग के नाम पे व्यर्थ है। क्योंकि आप सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आपको सामान्य सी ये छोटी छोटी जानकारियों का पता होना बहुत जरूरी है कि क्या होता है द्रव्यमान केंद्र, क्या होता है गुरुत्व केंद्र। तो देखो क्या कहते हैं, भौतिकी में किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसको उस पिंड के गुरुत्वीय अंतर क्रियाओं के लिए मोटे तौर पर उपयोग किया जाता है। एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड का संहति केंद्र ही उसका गुरुत्व केंद्र भी होगा। ठीक है, एक समान गुरुत्वीय के क्षेत्र में स्थित किसी पिंड का संहति क्षेत्र ही उसका गुरुत्व केंद्र भी होगा। इसी विकिपीडिया को थोड़ा सा और खोल लेते हैं। विकिपीडिया होता ही इसीलिए, हम आपको ऐसा नहीं है हम किताबी जानकारी आपको दे सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि जो दुनिया जानती है वो आपका भी जानना बहुत जरूरी है। किताबी भाषा सबको पता है, आप बना के लिख दोगे ना, आपको जानकारी रहेगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर, ये सब विषय ऐसे हैं, अभी तक मैंने आपको कर्तन बल पढ़ाया, नमन आघूर्ण पढ़ाया, कर्तन प्रतिबल पढ़ाया, है ना, प्रॉपर्टीज पढ़ाई, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया, किसी में मैंने इस तरह से नहीं पढ़ाया। वजह ये थी क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा कम थी, है ना, उसमें आप डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गुरुत्व केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, ये जो है आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप कोई भी बॉडी देख रहे हैं, कोई भी पिंड देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति देख रहे हैं, वस्तु देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कुछ भी देख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं संबंधित है इससे। इसलिए मैं आपको इतना ब्रीफली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो निश्चिंत बने रहिए। अब देखिए क्या कहता है कि भौतिकी में किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसको उस पिंड के गुरुत्वीय अंतर क्रियाओं के लिए मोटे तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड का संहति केंद्र ही उसका गुरुत्व केंद्र भी होगा। यह बात धरती के तल के निकट स्थित छोटे पिंडों के लिए बहुत सीमा तक ठीक बैठती है, अतः उनके संहति केंद्र और गुरुत्व केंद्र के व्यवहार में एक ही बिंदु पर स्थिति माना जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि संहति केंद्र क्या है। खोल लो भैया, संहति केंद्र। भौतिकी में संहतियों के लिए किसी वितरण का संहति केंद्र, सेंटर ऑफ मास, जिसे हम बोल रहे थे सेंटर ऑफ मास, वह बिंदु है जिस पर सारी संहतियां केंद्रीभूत मानी जाती हैं। संहति केंद्र के कुछ विशेष गुण हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए जिसकी क्रिया रेखा उस वस्तु के संहति केंद्र से होकर गुजर जाती है, तो उस वस्तु में केवल स्थानांतरण गति होगी, घूर्णी गति नहीं। संहति केंद्र के सापेक्ष उस वस्तु में निहित सभी संहतियों का आघूर्ण का योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में संहति केंद्र के सापेक्ष सभी संहतियों की स्थिति का भारित औसत शून्य होता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा कैसे, क्या ये कहना क्या चाहता है। अब इन्होंने क्या कहा कि भौतिकी में किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिससे उस पिंड के गुरुत्वीय अंतर क्या हो, ये तो है ही है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड का संहति केंद्र ही उसका गुरुत्व केंद्र भी होगा। ये चीज थी, यही मैं समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मैंने आपको क्या बताया, हमने कहा W बराबर mg, हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि जहां से सारा मास, बॉडी का सारा मास का जो रिजल्टेंट है एक बिंदु से पास कर रहा है, और जिस बिंदु से पास कर रहा है उसी बिंदु को बोलेंगे, उसी केंद्र को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, संतति केंद्र या द्रव्यमान केंद्र, जहां पे सारी द्रव्यमान आपका एक जगह पे आके स्थिर हो जाता है। समझ गए ना, कांस्टेंट। अब ये तो था द्रव्यमान केंद्र। फिर हमने कहा कि आपका गुरुत्व केंद्र क्या है कि द्रव्यमान की जगह उस बॉडी का वेट समान गुरुत्वीय के क्षेत्र में इक्वल, अब हम कह रहे हैं कि पूरा चारों तरफ आपका ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है। अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी पे हर जगह आपका जी सेम है, बदल तो नहीं रहा ना, जी बदल नहीं रहा। अब हम चंद्रमा पे जाएंगे तो जी कहीं बदलेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल।
इसी तरीके से जब हम जी की बात कर रहे हैं तो हमने वेट की बात की। अब अगर आपका जी कांस्टेंट है, जी स्थिरांक है, तो वेट किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी का मास पे। और अगर बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगा वेट, तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वही उसका गुरुत्व केंद्र भी होगा। समझ गए कि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र है वही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। और ये किस किस लिए होता है? क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्व क्षेत्र है जो, वो एक जगह पे, हर जगह पे एक समान है। अंतर मात्र इतना है कि इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास, संतति केंद्र या फिर द्रव्यमान केंद्र के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे द्रव्यमान जो होता है वो स्थिरांक होता है किसी एक बिंदु पे। यानी वहां से हर डायरेक्शन में जो मास है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। रिजल्टेंट जो होता है उसी पॉइंट से पास कर रहा होता है मास का। बट इन केस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र के केस में, हम ये बात बॉडी के वेट के बेसिस पे करते हैं, भार के बेसिस पे करते हैं, द्रव्यमान के बेसिस पे नहीं। लेकिन फिर उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि गुरुत्व केंद्र जो है, जो गुरुत्व क्षेत्र है, वो हर जगह पे समान रूप से वितरित है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉडी का वेट है, जो भार है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि अगर ये मास पे डिपेंड कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र और संतति केंद्र आपका समान होगा किसी बॉडी के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं सी जी इज इक्वल टू सी एम, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र ही आपका क्या होगा? संतति केंद्र होगा। समझ गए इस चीज को? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं, उसी में गूगल महाराज से थोड़ा सा और देखते हैं क्या कहते हैं ये। गूगल महाराज ये कह रहे हैं कि किंतु यदि गुरुत्वीय क्षेत्र असमान हो तो स्थितिज ऊर्जा, बल, बल आघूर्ण आदि गुरुत्वीय प्रभावों की गणना केवल संहत केंद्र को लेकर नहीं की जाती। उदाहरण के लिए कोई वस्तु असमान गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित हो और उस पर एक ऐसा बल लगाया जाए जिसकी क्रिया रेखा उस वस्तु के संहत केंद्र से होकर गुजरती है, तो उस बल पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा जो एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में शून्य होता है, जिसमें वस्तु में घूर्णन करने की प्रवृत्ति जन्म लेगी। ऐसी स्थिति में संहत केंद्र नहीं, गुरुत्व केंद्र महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कह रहे हैं महाराज? हमको तो समझ ही में नहीं आया, आपको समझ में आया? बहुत कठिन लिखा था ना, अब हम समझाते हैं, समझो। देखो, आपका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र वो होता है, संहति केंद्र, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र वो होता है कि ऐसा केंद्र जहां से बॉडी पे अगर कोई बल लगाया जा रहा है, पिंड पे अगर कोई बल लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल बाह्य बल, और वो बाह्य बल अगर आपका बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करे, यानी उसके संहति केंद्र से गुजरे, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है अगर उसके पास करे, कहां से? उसके सेंटर ऑफ मास से या संहति केंद्र से, तो उस स्थिति में वो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मोशन होगा, एक आपका स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन होगा। ये चीजें आपने पढ़ी होगी, यहां पे हमने आपको इस चीज को दिखाया भी। कहां दिखाया हमने आपको? जब हम संहति केंद्र खोल रहे थे, संहति केंद्र खोला था तो हमने दिखाया था कि केवल स्थानांतरण गति होगी, जब उससे गुजरती है तो केवल स्थानांतरण गति होती है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जब कभी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स, बल, और वो बल जो है आपका संहति केंद्र से होकर गुजर रहा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण होगा, वो मूव करेगा, उसमें किसी तरीके की घूर्णी गति नहीं होगी, ठीक है। अलग अलग गतियां होती है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, घूर्णी गति, स्थानांतरण गति, है ना। तो उसमें घूर्णी गति
नहीं होगी। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अगर वही बल कुछ न कुछ उत्केंद्रता से यानी कुछ न कुछ इसेंट्रिसिटी हो, वो सेंटर ऑफ मास से ना गुजर के कुछ और दूरी से गुजरे, तो वो बल से केंद्र सेंटर ऑफ मास तक की जो लंबवत दूरी है उसकी वजह से उस बल में एक आघूर्ण उत्पन्न होगा और एक घूर्णी गति आ जाएगी। तो वही चीज ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास के केस में मान लो ये बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब अगर हमने इस पे बल लगाया और ये बल का जो रिजल्टेंट है यहां से पास कर गया तो ठीक है, लेकिन अगर हमने यहां बल लगाया तो यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ लंबवत दूरी है जो इसमें आघूर्ण उत्पन्न कर देगा, है ना। अब उसके वही चीज कह रहा है कि जब गुरुत्व केंद्र हर जगह समान है तो जो आपका गुरुत्व केंद्र और संहति केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, वो तो समान होगा, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अगर मान लो कि हर जगह पे आपका गुरुत्व केंद्र अलग अलग है, सॉरी जी अलग अलग है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी डिफरेंट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही निकल रहा है, आपका गुरुत्व क्षेत्र अलग अलग है हर जगह पे, ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो कि वो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। सेंटर ऑफ मास आपका तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता नहीं है, लेकिन गुरुत्व केंद्र किस पे निर्भर कर रहा है, गुरुत्व क्षेत्र पे, और अब अलग अलग है। तो अब मान लो कि हम कह रहे हैं कि ये आपका क्या कहते हैं, एक घनाभ है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का घनाभ है। अब इसकी ये वाला हिस्सा है और फिर ये वाला हिस्सा है, इस तरीके से आपके अलग अलग हिस्से हैं, तीन आपका ये फलक हैं आपके। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो, अरे यार गलत बन गया, अब ऐसा समझ, या फिर आप ऐसा समझो ना कि ये बॉडी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका मान लो कि इस बॉडी का कहीं ना कहीं से इसका ये कहीं हम मान के चलते हैं कि यहां कहीं पे इनके गुरुत्व, यहां पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग होगा, लेकिन रिजल्टेंट हम मान लेते हैं कि ये मान लो आपका सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्ताकार है और एक आयत है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का रिजल्टेंट कहीं एक पॉइंट से पास कर रहा है, कोई एक पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास मान लिया। लेकिन अब चूंकि गुरुत्व केंद्र अलग अलग है, अब गुरुत्व केंद्र जब अलग अलग है तो ये बॉडी का जी आपका अलग होगा, अलग अलग बिंदु पे अलग अलग होगा, गुरुत्व केंद्र हर जगह अलग अलग है। मान लीजिए यहां से यहां के बीच में डिफरेंस में आपका गुरुत्व केंद्र बदल गया भाई, तो इसका जो वेट होगा वो डिफरेंस हो जाएगा और इसका वेट जो हो गया डिफरेंस हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका गुरुत्व केंद्र और संहति केंद्र बराबर हो, समझ रहे हैं। यानी अगर आपका गुरुत्व क्षेत्र बराबर है, चारों तरफ समान है, तो उस स्थिति में गुरुत्व केंद्र ही आपका संहति केंद्र होता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो जाए डिफरेंट, इन दैट केस आपका जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो बाह्य बल लग रहा है, वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा, वो पास करेगा सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दैट केस वह उसमें आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है। यानी जब कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट हो, उस केंद्र में सेंटर ऑफ मास मायने नहीं रखता, उस केस में मायने रखता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेरिएशन हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड का, और सेंटर ऑफ मास से में जी से कोई संबंध नहीं है, इसमें सिर्फ और बॉडी के मास से मतलब होता है, समझ गए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट होगा तो ज्यादा आपका सार्थक सिद्ध होता है उस केस में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, ना कि सेंटर ऑफ मास, समझ गए। यानी जब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, हर जगह पे गुरुत्व क्षेत्र आपका बराबर होगा, उस स्थिति में संहति केंद्र ही गुरुत्व केंद्र होगा। CG इज इक्वल टू CM। CM क्या होता है, जहां से बॉडी का आपका मास जो है जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो, जहां से हर बॉडी का हर डायरेक्शन में मास आपका कांस्टेंटली डिप्लॉय हो, बराबर बटा हुआ हो, जहां से बॉडी पे पकड़ने पे, जहां से रखने पे बॉडी अपनी क्या कहते हैं साम्यावस्था स्थिति में बरकरार रहे, दैट इज सेंटर ऑफ मास।
और जब आपका गुरुत्व के क्षेत्र चारों तरफ का बराबर हो, उस स्थिति में यही सेंटर ऑफ मास ही कहलाता है गुरुत्व केंद्र, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट इफ अगर हर तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलग होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस स्थिति में ज्यादा कारगर होगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे। और यही चीज इसमें लिखी है, यही चीज इसमें लिखी है। देखिए क्या लिखी है भाई, ये तो संहति केंद्र है, देखिए लिखी है ना, कहां लिखी है ये, यदि गुरुत्वीय क्षेत्र असमान हो तो स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण आदि गुरुत्वीय प्रभाव की गणना केवल संहति केंद्र को लेकर नहीं की जा सकती, सेंटर ऑफ मास को लेकर नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए कोई वस्तु असमान गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित हो और उस पर एक ऐसा बल लगाया जाए जिसकी क्रिया रेखा उस वस्तु के संहति केंद्र से होकर गुजरती हो, तो उस वस्तु पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो असमान एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में शून्य होता है, जिससे वस्तु में घूर्णन करने की प्रवृत्ति जन्म लेगी। ऐसी स्थितियों में संहति केंद्र नहीं गुरुत्व केंद्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे वेट डिफरेंट है लेकिन मास आपका कांस्टेंट है। तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा आपका अगर फोर्स का जो रिजल्टेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका घूर्णन नहीं करेगा। घूर्णन इसलिए करेगा क्योंकि ग्रेविटी आपकी डिफरेंट है हर पॉइंट पे, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को समझिएगा। तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाले कुल गुरुत्वीय बल की क्रिया रेखा गुजरती है। गुरुत्वीय बल भाई, अब गुरुत्वीय बल क्या हो गए, W बराबर mg, वही उसके जो बॉडी का वेट होगा ना, तो बॉडी का वेट होगा वही तो है। तो विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि गुरुत्व बिंदु का अस्तित्व ही ना हो या एक से अधिक गुरुत्व केंद्र हो, समझ गए। तो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, इस लेक्चर में आपने बखूबी बहुत काफी अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगली क्लास में एक टॉपिक है आपका ये जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और उससे पहले सेंट्रॉइड। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, ये वाला नया वर्ष तो मना ले रहे हो, चैत्र वाला भी मना लेना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।